कैसे होगी काबीना की तस्वीर, इस पर अभी फिलहाल सिर्फ कयास आराइयां की जा सकती हैं। वो दौर निकल चुका है 2014 के बाद से, जबकि बहुत कुछ साफ हो जाया करता था। अफवाहें दिन भर तैरती रहती थी, लोग अपनी अपनी लॉबिंग किया करते थे, जुगाड़बाजी किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं चलता है। अब तो इस कदर पोशीदगी रखी जाती है, राजदारी रखी जाती है कि पता ही नहीं चलता। और ये कहा जाता है कि आपको चिट्ठी आएगी और एक फ़ोन आएगा, चिट्ठी आएगी पीएमओ से और फ़ोन आएगा अध्यक्ष जी के यहाँ से, आप समझ लीजिएगा कि आपको मौका मिल गया। और कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि उनको तो एहसास ही नहीं था, आखिरी मोमेंट पर फ़ोन आया या कुछ घंटे पहले फ़ोन आया कि आप शामिल किए जाते हैं। ये सब आज का दौर है, ये मोदी युग है और शायद ये चलेगा भी लंबा। मैं अनुराग जी के पास आना चाहूँगा। अनुराग जी, ख़वातीन की बात करें, महिलाओं की बात करें, और बिलखुसूस उसमें अगर मैं बात करूं तो स्मृति ईरानी जी की, जिन्होंने राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनको इस बार कोई अहम वजारत दी जा सकती है। मुझे लगता है कि वजारत में तो शामिल किया जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो क्या बहुत शानदार हो सकता है। और ख़वातीन की तादाद भी चूंकि इस बार बढ़ी है, तो ये वजारत में भी हमें देखने के लिए मिलेगी, कैबिनेट में भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, अगर आप महिलाओं की पोजीशनिंग की बात करें मंत्रिमंडल में, तो अभी भी कोई खराब नहीं है। अब अच्छे विभाग महिलाओं को मिले हुए, निर्मला जी को मिला हुआ है। बिल्कुल, वो तो 2014 में था ही शानदार। मैं उससे शानदार की बात कर। हाँ, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, जो स्मृति जी ने जो पिछली बार जो साहस दिखाया था कि जाके अमेठी में वो राहुल जी के अगेंस्ट खड़ी हुई, उसको पार्टी ने बहुत सराहा और वहां से हारने के बावजूद भी इनको मंत्रिमंडल में लिया गया। और जो 5 साल जो इन्होंने परफॉर्म किया वहां पे, जिस तरह से जनता से कनेक्ट एस्टैब्लिश किया, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो गैप छोड़े हुए तो उसको वहां जाके जो फिल किया, उसकी वजह से उनको वहां इतनी अच्छी जीत मिली। तो उसका इनको पुरस्कार तो जरूर मिलेगा कि अब उनकी पोजीशनिंग पार्टी में, उनका जो लेवल है, जो स्तर है, वो सडनली बढ़ गया। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो कुछ लोग और, संबित पात्रा जी का भी हो सकता है कि उन्होंने किस तरह जाके बहुत स्ट्रांग बीजू जनता दल के कैंडिडेट के अगेंस्ट खड़े हुए, और 2000 वोट से सिर्फ हारे, सिर्फ दो। अच्छा, लेकिन बहुत बार ऐसा चला कि ऊपर नीचे चल रहा था, से हारना भी जीतने जैसा ही हुआ, और बहुत बार ऊपर नीचे वहां चलता रहा। उन्होंने लीड किया, कभी उन्होंने लीड किया, अंत में उन्होंने लूज किया, लेकिन उनका भी बनता है क्योंकि उन्होंने बीजू जनता दल के स्ट्रांग होल्ड पे जाके साहस दिखाया। और बीजेपी को इस समय जो स्टेट ऐसे हैं जहां पे भाजपा का अभी थोड़ा सा अभी उनके पास संगठन की कमी है, वहां पे उन्हें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, तो वहां के लोगों को निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ठीक है दिनेश सिंह जी, बड़े चेहरों की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और लाइन है, वो है सेकंड नंबर की। उसमें हमने अक्सर देखा है, या पिछले बार से हम देख रहे हैं, उसमें बड़े सरप्राइज होते हैं एकदम नए लोगों को। बाबुल सुप्रियो को जैसे वजीर आजम ने अहम मकाम दिया था, अहम ओहदा दिया था, इस तरह की जो सेकंड लाइन है उसमें कुछ और अहम चेहरे, और इस बार तो कई फिल्म के लोगों ने भी, बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने भी, अलग अलग शोबे से आए लोगों ने भी लड़ा और निकाला भी है इलेक्शन। तो उस लाइन के बारे में क्या कहेंगे, कुछ हिंट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए इमरान जी, हमने कहा कि पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पे बहुमत की सरकार है, लेकिन ये जो कैबिनेट बनेगी वो एनडीए की बनेगी, सरकार एनडीए की होगी, नंबर 1। तो इसमें सारे घटक दल भी होंगे। और दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन की बात अनुराग जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर। और हम कह रहे हैं कि सरकार के साथ साथ संगठन का भी ख्याल पार्टी रखती है, क्योंकि सरकार ही नहीं चलाना, सरकार तो चलानी ही चलानी है, संगठन भी चलाना है। इमरान जी, एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका संगठन अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर और पन्ना प्रमुख तक एक खासियत है भारतीय जनता पार्टी। तो कुछ लोगों को जरूरत सरकार में होती है, तो कुछ लोगों की जरूरत संगठन में भी होती है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं कि किनको संगठन में लेना है, किनको सरकार में लेना है। आपने चर्चा की कि सेकंड लाइन के लोग पिछली बार भी लिए गए थे, आपने एक नाम बताया बाबुल सुप्रियो को, दूसरा नाम है आप माननीय राजवर्धन राठौर जी का ले लीजिए, कई ऐसे चेहरे हैं, आरके सिंह जी का ले लीजिए, बहुत ऐसे नाम थे कि जिनको लोग नहीं जानते थे कि ये लोग मंत्रिमंडल में आएंगे, और मंत्रिमंडल में लोग आए, अच्छी डिलीवरी उन्होंने दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मंत्रिमंडल में भी आप देखिएगा कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं जो असंभव नहीं है, ये सब कुछ संभव है। और दूसरी चर्चा जो लॉबिंग की जाती तो उसमें क्या होता था, पहले इसी के आधार पर लोग शामिल भी हो जाते थे, अपने अपने लॉबिंग में लोग लग जाते थे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन संबोधन में उन्होंने कहा कि देखिए, 2 चीजों से बचिए, एक छपास और दूसरा दिखास। आपको अगर आपके पास योग्यता है, क्षमता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया है, सांसद भी अगर टिकट भी दिया है तो ऐसे ही टिकट दिया है। अगर उन्होंने
मंत्री पद दिया है पिछली बार, तो ऐसे कोई लॉबिंग से नहीं बना है। तो इसलिए सबको पता है, जितने सांसदों के पास अभी आप जाइए, आपके प्रतिनिधि जाते होंगे, सब रिलैक्स हो कि इस मामले में रिलैक्स हैं कि जो होगा वो निर्णय सही होगा। कहीं किसी की लॉबिंग करने से अगर होता भी रहेगा, अब वो युग है कि अगर होता भी रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए और ये अच्छी परंपरा है, ये अच्छी बात है कि लोग उससे दूर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे वो सारा निर्णय बढ़िया होगा। कि पिछली बार का निर्णय आपने देखा था, और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष साध्वी प्रज्ञा को मौका मिल सकता है क्या? देखिए, हमने कहा कि ये जो कुछ भी हैं वो माननीय प्रधानमंत्री का अपना स्वाभिवेक है, उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि दूसरे लोग किनको आपको रखना है किनको नहीं रखना है। ये सिर्फ वो लोग कह सकते हैं जो एनडीए के घटक दल हैं, वो अपने नाम जरूर दे सकते हैं। पिछली बार भी एक साध्वी बनी थी, मिनिस्टर बनी थी, वो भी अचानक से तो अच्छी बात है कि देखिए तो साध्वी प्रज्ञा जो कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ी और इतना पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी, तो क्या मौका मिल सकता है? इमरान भाई देखिए, अभी तक क्या है ना, अभी तक वहाँ कौन लोग दिखते थे जिनके ऊपर 500 केसेस चल रहे हैं। अब अगर संसद में भगवाधारी दिखेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। या फिर अभी तक माफ नहीं किया तो शायद साइडलाइन ही रखें, या एकाएक एकदम भूल जाए कि है भी कि नहीं। वही चीज मुझे ऐसा चीज को बैठ के देखिए, अनुराग जी इस चीज को कह सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता होके मैं इस चीज को नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी मंत्रिमंडल बनेगा वो बहुत बढ़िया और राष्ट्र को सही दिशा ले जाने वाला। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं दिनेश जी, लेकिन अनुराग जी मैं आपसे ही जरूर पूछूंगा, चूंकि बात छिड़ी है, तो या तो उनको मौका दिया जा सकता है जो पिछली बार एक मिनिस्टर रही उनकी तरह अचानक, और पहली बार में ही निकाला था उन्होंने भी बुंदेलखंड से जो थी, और या तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एकदम नजरअंदाज करके रखा जाएगा कि वो है ही नहीं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट है कि उन्होंने जो महात्मा गांधी पे जो कमेंट किया, जो उनके जो टिप्पणी थी, उसको लेके अगर उसके बाद अगर उनको मंत्रिमंडल पद मिलता है तो सरकार की आलोचना बहुत ज्यादा होगी। और कहाँ खुद नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी के काफी आदर्शों पे चलते हैं, या उनको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि साध्वी प्रज्ञा को ये मंत्रिमंडल में शामिल करके वो आलोचना का पात्र बनेंगे, नंबर एक। नंबर दो, एडमिनिस्ट्रेशन का उनका इतना कोई उनका अनुभव भी नहीं, उनका तो राजनीतिक जीवन का भी उनका ये पहला इस टाइप का उनको मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट के हिसाब से भी बनता है। और दूसरी चीज़, जो सरकार को उससे जो है नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा, प्रवक्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप जब खुद कह चुके हैं कि मैं उनको कभी क्षमा नहीं करूंगा, हालांकि उनके चुनाव लड़ने पे कोई क्षमा थी, चुनाव लड़ी वो जीती भी है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आपने क्षमा तो नहीं किया ना, तो आप इस वजह से मुझे लगता नहीं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, या कुछ और भी सरप्राइज हो सकता है इसमें, कोई शक नहीं, कुछ और भी देखने को मिल सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप जो बात कह रहे हैं सिर्फ वही सच हो, उससे उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आना चाहूंगा असद खान फलाही साहब के साथ, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। असद खान फलाही साहब, अगर हम देखें तो लगातार मंथन चल रहा है, खवातीन पर भी हमने बात की, आपका क्या कहना है अमित शाह के हवाले से? मैंने बाकी लोगों से बात की, आपसे बात करना रह गया था। अमित शाह साहब को कैबिनेट में लिया जा सकता है, वो आ सकते हैं कि नहीं, या फिर वो अभी संगठन को देखेंगे? आपके कयास क्या है? देखिए, मेरे कयास ये हैं कि अमित शाह जी के ऊपर जो अब तक स्पेकुलेशन चल रही है, वो होम मिनिस्टर बनने के पूरे उनके चांसेस हैं, और जेपी नड्डा साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये अभी तक की जो मेरे कयास, जो असेसमेंट है, जो आप कह सकते हैं, ये है। और अभी गुफ्तगू में एक चीज और उठाई थी कि क्या हारे हुए लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी? तो पिछली बार भी अरुण जेटली जी हार गए थे, लेकिन उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। स्मृति ईरानी साहिबा हार गई थी, उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। इस बार भी पूरे चांसेस हैं इस तरह के लोगों को लाने की, जो इलेक्शन हार गए और बहुत पार्टी के लिए, संगठन के लिए बहुत काम किया उन्होंने। उनमें से एक बहुत नुमाया नाम जो है, आप
ने लिया अभी, संबित पात्रा साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं, और भी इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिनको लाया जाएगा। मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूँ इस बात से कि इन चेहरों को शामिल किया जाएगा कैबिनेट के अंदर, क्योंकि इन लोगों की नुमाइंदगी और इनकी कारकर्दगी पिछले 5 सालों में देखी गई है, और उनकी कारकर्दगी को देखते हुए ही उन्हें ये पोर्टफोलियो दिया जाएगा। क्योंकि एक क्राइटेरिया तो समझ आ गया है पार्टी का, इनका कैबिनेट बनाने का, कि हार और जीत नहीं है कि अगर आप जीत गए तो आपको बना दिया जाएगा, या अगर आप हार गए तो नहीं बनाया जाएगा। इनके यहाँ यह है कि आपका मेरिट, आपने अपने गुज़िश्ता सालों में किस तरह की कारकर्दगी। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी पर आपने जो चर्चा की थी पहले, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को क्या और कोई मंत्रालय और कोई वजारत दे सकते हैं? मुझे तो लगता है अगर डिमोशन तो होगा नहीं, डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा इनका जी। इनको मुझे जहां तक लगता है कि किसी नए माइनॉरिटी के चेहरे को शामिल किया जाएगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को प्रमोट करके, अपग्रेड करके कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि अब उनका 5 साल की कारकर्दगी देखी गई कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई, जितना उन्होंने अपना बेस्ट दे सकते थे वो किया। उनकी कारकर्दगी को, उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए मुझे लगता है कि मुख्तार साहब का प्रमोशन किया जाएगा, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा, और नए चेहरे लाए जाएंगे माइनॉरिटी से, ताकि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी को भी एक्सपेंड किया जा सके, उसको वसी किया जा सके, और नए चेहरे शामिल होंगे तो उससे माइनॉरिटी। चर्चा तो ये भी है कि साउथ से कोई चेहरा भी लाया जा सकता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, ये भी चर्चा है। जो चर्चा जिस तरफ आप इशारा करें, स्टेट का नाम लीजिए, कर्नाटक से। जी मैं बता रहा हूं, कर्नाटक से। जी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कर्नाटक से। तो उसका असर बहुत दूरगामी होगा। बिल्कुल वो दूरगामी होगा, क्योंकि कर्नाटक में उनको ऐसा लगता है कि कर्नाटक से लिया जाएगा किसी माइनर, ये असेसमेंट है। अभी इस बात पे हम कितनी बात होगी तो कयास लगा रहे हैं, कल पता लग जाएगी। राजदारी है, जो पोशीदगी है वो तो सब जानते हैं, उस पर कोई ऑथेंटिक हो सकता है, रात तक कोई चीजें लीक हो तो हो, नहीं, ये मोदी राज में तो मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये हो। और अगर कुछ लीक भी हो जाए तो उसका उल्टा भी हो सकता है सुबह। अभी बैठे हैं हमारे यहाँ पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं बीजेपी के, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी तक किसी के पास फोन नहीं आया कि आपको कैबिनेट के अंदर शामिल। ये तो कल सुबह जाएगा, 3 घंटे पहले कॉल कि आपको आना है। ये इतने ज्यादा पर्दादारी के साथ तो मतलब सूट और मतलब अच्छी साड़ियां और सब तैयार करके सबने रखी, मतलब जो कहते हैं ना कपड़े रेडी रखे होंगे, बस जाना। देखिए ये इस वक्त आज की रात सभी के लिए, जितने भी चुन के आए हैं निर्वाचित एमपीज हैं, वो सब रात भर इसी तैयार कपड़े सबको इसी धुन में बैठे होंगे। सोएंगे तो कोई नहीं उनमें से कि पता नहीं कब कॉल आ जाए हमारे पास पीएमओ से और पार्टी का ऑफिस से कि आपको कल आना है। फोन चार्ज रखेंगे, बैटरी ना डाउन हो जाए। बिल्कुल, नहीं तो इसी चक्कर में नहीं पड़ गए। चूंकि भाई चूंकि मोदी जी का और अमित शाह जी का काम करने का तरीका यही है। बिल्कुल ये किसी को भी, आपको मैं बताऊं, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला था और नॉमिनेशन भरना था, किसी को नहीं पता था कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ किसको पता था, मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि नॉमिनेशन के लिए किसको लाना है। रोशन बेग साहब, सीधे अगर हम जिक्र करें, रोशन बेग साहब को लाया जा सकता है, उनका भी बड़ा एक नाम चल रहा है, और उसकी वजूहात भी आप जानते हैं। दक्षिण तक, साउथ के मुसलमानों में भी जो बड़े पैमाने पर हैं, वहां पे एक बड़ा मैसेज जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी वहां आगे कदम बढ़ाने में, जमाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। इसी तरह ये देखिए, आपने तो नाम ले लिया, मैं तो बेहतर था नाम नहीं, क्योंकि इस तरह के जो भी जिनकी मकबूलियत है मुसलमान समाज के अंदर, उस तरह के चेहरों को मजबूरी है कह लीजिए, या इनका स्ट्रैटेजी का हिस्सा कह लीजिए, कि आप कम से कम आपने टिकट में नहीं रखा, यानी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं दिया, लेकिन अपनी काबीना में, अपनी वजारत के अंदर, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में लाएं, चाहे आज़ाद चार्ज दें, चाहे आप MOS बनाएं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन सब में आपको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। तभी तो लगेगा कि आप अपनी बयान में संजीदा हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप कंसर्न हैं वाकई, कि आप चाहते हैं कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो। इसलिए आपको उस तरह के लोगों को अपनी वजारत के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा। और वो तो एक मिसाल के तौर पे नाम लिया गया है। अभी आप देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि बंगाल से आप देख लीजिएगा कितने माइनॉरिटी चेहरे आएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि माइनॉरिटी के चेहरे के बिना बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन में जीतना मुश्किल है। आपकी बात बता रहा हूं आपको, इसलिए आप देखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके पहले भी सरकारों में
बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मंत्री बनते थे, लेकिन क्या वो उनके लिए काम करते थे? एक पोर्टफोलियो ले लेना दूसरी बात है। कई मंत्री रहे अल्पसंख्यक, लेकिन उसके बाद भी क्या अल्पसंख्यकों का कल्याण हुआ? और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण देख कहना चाहता हूं, जैसे नकवी जी, आप नकवी जी को क्या सिर्फ अल्पसंख्यक का नेता मानते हैं? उनकी जितनी पॉपुलैरिटी अल्पसंख्यकों में है उससे कम दूसरे समुदाय में नहीं है। जितने शाहनवाज हुसैन जी को ले लिए, जितने लोगों को आप ले, ये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नेता होता है, जो भी मंत्री होता है, वो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के लिए नहीं होता है। मैं आपकी बात से और मैं कह रहा हूं, इसमें आपकी बात से दूसरी सरकार हूं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप देखिए उस कौम के कितने लोग उस मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन क्या उनका कल्याण हो पाया? इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी या जो सरकार है, जो हमारी पार्टी है, वो इस देश के नागरिकों को हिंदू और मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अगले और पिछड़े नहीं मानते। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, सबका लेकिन इमरान साहब, विपक्ष को यही तो मौका मिलता है, विपक्ष को ब्रेन वॉशिंग का यही मौका मिलता है। इमरान जी कल आप देखेंगे जो कैबिनेट का गुलदस्ता बनेगा, उसमें वो सारे फूल होंगे और निश्चित तौर पर इस देश को खुशनुमा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे और विकास की 21वीं सदी की बहुत अच्छी बात कही। मैं आपकी बात को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष क्या कहेगा अगर आप सरकार में शामिल नहीं करेंगे? विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष तो राफेल भी कह रहा है। देखिए ये सरकार, हमारी सरकार, कांग्रेस विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष से मुराद कांग्रेस मत समझिए, रीजनल पार्टीज पे आ जाइए। समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तृणमूल कांग्रेस है, ये लोग क्या कहेंगे जाके? ये कहेंगे कि देखिए कि ये सिर्फ आपको फूल पैराडाइज में रखना चाहते हैं। आपको ना तो इन्होंने टिकट दिया, ना आपको इन्होंने सरकार में शामिल किया, ना आपकी नुमाइंदगी दी। तब अगर ये सारी नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कैसे हमारा देश आप कन्विंस कैसे करेंगे, कैसे हम संकों का कल्याण सर, यही देखना दिलचस्प होगा। अगर इसकी यही देखना असद खान जी और दिनेश जी दिलचस्प होगा कि वो फूल कौन कौन से होते हैं जो पूरे देश में खुशबू फैलाएंगे। और अभी विपक्ष क्या कहेगा, इसकी तो अब मोदी सरकार को कोई फिक्र नहीं है 1-1.5 साल तक, इसलिए भी क्योंकि इतना जबरदस्त इतनी मेजॉरिटी मिली है। अगर एनडीए के सहयोगी भी कुछ कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सरकार बनाने में सक्षम हैं। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं जी। लेकिन मुझे लगता है, और जितना हम समझते हैं चीजों को, ऐसा नहीं होगा। वो सबके रिप्रेजेंटेशन संविधान के मुताबिक जो है तरीकाकार उसके मुताबिक देंगे। और पहले भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। इमरान जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। इस बार जो मैंने मोदी जी के जो व्यवहार में एक चीज देखी कि अब चूंकि बीजेपी और एनडीए इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अब उनका विरोधी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई बचा नहीं है, तो अब उनके साथ जो व्यवहार है वो जो 14 में था वो अब नहीं है। अब उनको पता चल गया कि ये, और दिख भी रहा है, मतलब मतदाता को भी दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है कि अब उनका वजूद बहुत ही मार्जिनलाइज होता जा रहा है। ठीक है, बहुत अहम बात। मैं राजीव जी के पास आऊंगा। राजीव जी, अरुण जेटली जी ने खुद चिट्ठी लिखी है और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इलाज के लिए वक्त थोड़ा सा चाहिए, तो वो अपने आप को खुद पीछे हटना चाह रहे हैं। क्या लगता है? अपने आप पीछे नहीं हटना चाह रहे। आपने देखा है कि पिछला सेशन में भी एक्चुअली अस्वस्थ थे, जिसके कारण से उस समय जब सेशन में पेश करना पड़ा तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरे को नियुक्त किया गया कि ताकि आप इनका बजट पेश करें। तो अस्वस्थ, वास्तविक रूप से अस्वस्थ हैं और उसकी अस्वस्थता जायज है। नेचुरल सी बात है कि अगर वो मंत्रिपरिषद में आते हैं तो अस्वस्थ रहते हुए मंत्रिपरिषद संभाल नहीं सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश को और जो मंत्रिपरिषद को दिक्कत आप कह सकते हैं कि हो सकती है। पिछले बार बजट वित्त मंत्री के तौर पर उनको पेश करना पड़ा था, पीयूष गोयल जी को पेश करना पड़ा था, क्योंकि वो अस्वस्थ थे और उन्होंने इलाज कराने, और उनकी अस्वस्थता जायज है। तो उन्होंने अपनी बात, एक्चुअली क्या है कि यही तो महानता होती है जो मैं देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के जितने भी लोग होते हैं, वो अपने आप से, अगर वो अस्वस्थ है तो बता रहे हैं कि मैं अस्वस्थ है। उनको मंत्रिपरिषद का कहीं भी कोई लालच नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए अभी तक जो भी काम किए देश के लिए किए हैं। आगे भी वो कह रहे हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो मैं जरूर ही आपको एडवाइस करता रहूंगा, आपके शासन काल में आपके शासन और सत्ता के साथ रहूंगा, और जो भी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी वो करते रहेंगे, क्योंकि उनका एक अपना नेचर भी है। और मैं जहां तक समझता हूं कि उनका जो एक्सपीरियंस है जहां अरुण जेटली जी का, तो अरुण जेटली जी भी अपनी बात को रखते रहेंगे, वो चाहे वो पार्टी में हो या फिर वो सरकार में हो। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी हैं, वो राज्यसभा से सांसद तो हैं ही अभी, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, तो इसलिए उनको चिट्ठी लिखना वो जायज है। वो अपनी तरफ से उन्होंने बता दिया है कि मैं अब कार्य नहीं कर पाऊंगा। और ये भी हम बता दें कि
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अरुण जेटली साहब से उनके घर मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनकी तबीयत तस्वीरें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने बाकायदा खत भी लिखा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे इलाज के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, फिर मैं हो सकता आगे देखूं, लेकिन अभी मुझे फिलहाल जिम्मेदारी न दी जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो ये हालात है, लेकिन उनका विकल्प, ये तो दिनेश जी आप भी मानेंगे, राजीव जी आप भी मानेंगे, अनुराग जी मानेंगे और आप भी मानेंगे असद जी, उनका विकल्प पैदा करना बहुत एक मुश्किल काम है। जो किरदार उन्होंने 2014 से बनी हुई सरकार में निभाया, वो किरदार अपने आप में बहुत खास है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। देखिए इस चीज में अपने देखिए निश्चित तौर पर, और दूसरी बात अभी प्रधानमंत्री जी मिलने जो गए हैं, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पार्टी ही परिवार है। एक परिवार में एक व्यक्ति को अगर कहीं दुख होता है तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके उस दुख में शरीक होता है, और दुख में शरीक, कहीं भी आप दुख में जाइए तो दुख कम हो जाता है, और आप सुख में शरीक होइए तो सुख बढ़ जाता है। आज वो परिवार के हिस्से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उनसे गए हैं मिलने के लिए, और जब स्वस्थ हो जाएंगे, ये तो बीच में भी व्यवस्था ऐसी है कि जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ होने के बाद उनको अपने कैबिनेट में ले लेंगे अगर वो तैयार होंगे। और आज उन्होंने उस पत्र में भी लिखा है कि जिस तरह की एडवाइस की जरूरत होगी, जहां तक हम दे पाएंगे वो देंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, और कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह नहीं ले पाता है। और माननीय अरुण जेटली जी, चूंकि अगर आप देखिए तो बुद्धिजीवी तबके में कानून के इतने जानकार हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वो सरकार में नहीं होंगी तो खमी तो खलेगी, क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा है। अभी हमने देखा है चुनाव के दौरान वो जब प्रेस ब्रीफिंग करते थे, हम लोगों को ब्रीफ करते थे, तब भी हम लोग थोड़ा अस्वस्थ थे, कमजोर हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर उनके ऊपर वर्कलोड कम होगा तो रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा। सुषमा स्वराज जी ने भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, सेहत का हवाला देते हुए इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उन्हें मौका दिया जा सकता है, अगर वो चाहें तो ये भी हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की कि अरुण जेटली से मिलने के लिए पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनके से खैरियत लेने के लिए, उनकी सेहत का हाल जानने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक चिट्ठी, एक खत लिखा था वजीर आजम को, और ये कहा था कि मुझे अभी मौका ना दिया जाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इलाज के लिए वक्त मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो आप तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।